हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे एक्सेप्ट सम ऑफ द सीरीज को छोड़कर। पार्ट सेकंड में मैंने आपको 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताए थे और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस में और प्रॉब्लम हो रही थी, उसके लिए ये पार्ट थर्ड है। इसमें 5.2 के फर्दर और जो एग्जाम्पल हैं या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिनको करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उन क्वेश्चंस के लिए ये पार्ट थर्ड है। फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप पहले पार्ट फर्स्ट को देखेंगे और पार्ट फर्स्ट से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को देखेंगे। तो सेकंड में जो भी क्वेश्चन हो चुके थे उनको आप फिर से देख लीजिएगा। पार्ट थर्ड में जो है हम नए क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमें देखने हैं, जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब जिसमें कि वर्डिंग ऐसी है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, बट चूंकि थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ देता है, थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें चेंज कर देता है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए देखिए, सबसे पहले तो एक जो टॉपिक है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी वो हो रहा था कि एन और एन में डिफरेंस क्या हो रहा है। मीन्स इस चीज पे काफी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कलर चेंज कर लूं पहले मैं, व्हाइट। हाँ, अब देखिए देखिए एन और एन में कंफ्यूज होने की कोई बात है ही नहीं बेटा। सबसे इजी चीज है ये। एन का मतलब क्या है कि सीरीज का एन टर्म, जैसे मैं लिख देता हूं A7। ठीक है, तो A7 मीन्स हो गया सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, A7 जैसे मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि मैं बताना चाह रहा हूं कि सेवन टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। मीन सेवन टर्म की वैल्यू क्या होगी। यहां पे N7 है, ये N इज इक्वल टू 7 के लिए है। ठीक है, देखिए आपको एपी पता है ना, जैसे एपी देखिए ये हो गई 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये एपी हो गई। अब यहाँ कितने टर्म है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ n इज इक्वल टू क्या है, 5 है, क्योंकि ये फाइनाइट एपी है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 5 हैं। अब अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे A3 क्या होगा, या A3 है मतलब कह रहा हूँ A3 क्या होगा, तो इसकी जगह मैंने n की जगह पे क्या रख दिया, थर्ड ना, तो वो मुझे देगा थर्ड टर्म की वैल्यू, दैट इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो वो मुझे देगा 6 की वैल्यू। ये देखिए A3 यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ A4 क्या हो जाएगा, तो A4 बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म ऑफ द एपी। तो क्या टर्म है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म क्या है, वैल्यू क्या है फोर्थ टर्म की, 8। तो ये देखिए आपका हो गया फोर्थ टर्म। तो ये है बेटा an। an मीन्स कि पर्टिकुलर n के लिए उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, दैट इज कॉल्ड an। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब देखिए दूसरी चीज में जिसमें कंफ्यूजन है वो ये है कि कैसे हम देखेंगे सीरीज अगर इनफाइनाइट है। जैसे अगर मैंने कह दिया कि सीरीज में आपको कह देता है कि कोई सीरीज आपके पास है 11, 8, 5, 2 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो ये भी एक एपी है। इसमें आपको देखना है, तो इसमें देखिए, इसमें अगर मैं कह दूं कि अब ये इनफाइनाइट टर्म तक आ जा सकते हैं ना, तो यहाँ A7 अगर मैं कहूं तो मीन्स इस एपी का 7 टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ तक का तो मुझे दिख रहे हैं, 5, 6, 7 ऐसे सो ऑन टर्म होंगे ना इसमें। अब इसमें मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि n कितना है, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम n यहाँ पे कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, क्योंकि वो तो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसके लिए फॉर्मूला बन गया कि A7 की वैल्यू हम निकालते हैं A+6 D से। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं जैसे कह दूं कि 11, 8, 5, 2 इस एपी में क्या कोई टर्म -1, 1, 1 होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई एपी आपको दी और कह दे कि -1, 1, 1 इज अ टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी और नॉट, तो बेटा देखो, अगर कोई टर्म एपी में बिलोंग करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तो एन होगा ना एपी में। भाई एन की वैल्यू पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। मतलब अगर कोई ना कोई टर्म एपी में बिलोंग कर रहा है, एपी से बिलोंग कर रहा है,
तो उसके लिए एक n की वैल्यू होनी चाहिए, वो भी कैसी, इंटीजर। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम उसको an मान के सपोज कर लेंगे, मैं मान लूंगा कि मान लेता हूं कि an इज द टर्म whose value is -111, ठीक है, ये nth टर्म हो गया। तो सपोज कर लेंगे, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई n की इंटीजर वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब है कि -111 इज अ टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी, और अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर नहीं आती है तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर टर्म डज नॉट बिलोंग टू दिस एपी, ठीक है। तो इसके मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में कि an इज द वैल्यू ऑफ द n टर्म और n इज द नंबर ऑफ टर्म ऑफ पर्टिकुलर एपी, मतलब एपी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और जो भी आप n की वैल्यू रखोगे उस टर्म की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताएगा an, ठीक है। देखिए जैसे ये एपी लिखी है ना, 7 13 19 25, दिस इज एन एपी, ये पूरी एक एपी है आपके पास सामने, ठीक। अब इसमें मैं कह दूं कि n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 के लिए वैल्यू क्या देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये है, दिस इज A6, ठीक है। एन टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ पे 37। अब ये यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखी है, मैंने 6 रखी है। n की वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे an की वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि हर एक an पर्टिकुलर n के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देता है, इसीलिए तो इसके सिफिक्स में ये n लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे आपकी टर्म की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। देखिए अब इस एपी मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे क्योंकि ये फाइनाइट एपी है तो इसमें मैक्सिमम टर्म कितने, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म मैक्सिमम ना, क्योंकि ये फाइनाइट एपी है तो अब हम 11 से आगे 12 टर्म यहाँ नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर भी अगर हम इस एपी को एक्सटेंड करना चाहें, मतलब और आगे बढ़ाना चाहें, तो A12 भी यहाँ पे कोई टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए देख लिए, इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ एनी टर्म, मतलब मैं मानना चाहता हूँ कि 7 टर्म की वैल्यू क्या है, तो 7 टर्म की वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 पे क्या है 37, है ना। सेकंड पे क्या है 13 है। अब जैसे मैंने कह दिया 12 पे क्या है, तो 12, क्योंकि एपी तो मुझे अब आगे नहीं दिख रही ना, आगे कितनी है, तो अब 12th टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी A12, और A12 की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, A प्लस 11D, जहाँ पे A क्या है फर्स्ट टर्म और D क्या है कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करता हूँ मैं आपको an और n में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी, और जितने भी क्वेश्चंस आज हो जाएंगे, उसके बाद के क्वेश्चंस में अगर फिर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट 4 में उसे देख लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में हो जाए, और अगर फिर भी आपको किसी एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर AP 11852, ठीक है। कह रहा है चेक करना है हमें कि क्या -150 इस AP से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कि अगर कोई टर्म मुझे चेक करना है कि किसी एपी में बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि ये एपी ऐसे चल रही है ना, 852 डॉट 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 डॉट, तो कहीं ना कहीं -150 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर -150 इस एपी में बिलोंग करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पर्टिकुलर n की वैल्यू होगी या नहीं होगी, और n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अभी बताया मैंने इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। देखो जो नोन है उसे देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि क्या 5 इस एपी से बिलोंग करता है, तो आप कहोगे हाँ सर करता है, क्यों, क्योंकि अगर 5 एपी से बिलोंग करता है तो एपी में 5 आना चाहिए ना, तो आ रहा है एपी में 5, और 5 के करस्पॉन्डिंग n की कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, तो 1 2 3, देखो 5 के करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या आई 3 आ रही है, तो ये इंटीजर वैल्यू है, तो इसका मतलब 5 इस एपी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये तो आपको गिवन एग्जांपल से मैंने समझाया कि कैसे आपको ये कंफर्म करना है कि ये टर्म एपी में बिलोंग करेगा या नहीं करिएगा। अगर कोई टर्म एपी में बिलोंग करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पर्टिकुलर n की वैल्यू पॉसिबल होगी जिसका फॉर्मेट होगा इंटीजर, और अगर उसके करस्पॉन्डिंग n की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है तो मींस दैट पर्टिकुलर टर्म डज नॉट बिलोंग टू दिस एपी, ओके, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को।
तो देखो सबसे पहले अब मैं चेक कर लेता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ कि an इज इक्वल टू क्या है -150। क्यों an सपोज कर लिया मैंने? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा टर्म है, 4th टर्म है, 6th टर्म है, 11 टर्म है, 1000 टर्म है, which term is -150 I don't know, so that's why we suppose an is equal to 150 means जिस टर्म की वैल्यू है 150 वो है कोई nth टर्म। ओके, AP को ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट टर्म इज द AP इज व्हाट, A इज इक्वल टू व्हाट 11, ठीक है, करेक्ट। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, बहुत आसान है। कॉमन डिफरेंस में मैंने कहा था दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ A2 माइनस A1 कर दीजिए, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 11, D की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है, ओके, -3 आ गया। तो देखो D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि nth टर्म कैसे निकलेगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला तो होता है। an की वैल्यू हमने सपोज कर ली 150, तो यहां लिख देते हैं -150 इक्वल्स a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n की वैल्यू नहीं बताना, n को तो निकालना है कि क्या n की कोई n की कोई इंटीजर वैल्यू आती है या नहीं। अगर n की कोई इंटीजर वैल्यू आ जाएगी तो वो ये वो सपोर्ट कर देगा कि -150 इज अ टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर AP, और d की वैल्यू है -3, तो माइनस टर्म है तो ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए -3 हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और पूछो, एक तो मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कराता हूँ लिख करके, ठीक है, और उसके बाद आपको इसका मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं सिर्फ आपको ऐसे पेंसिल से ही समझा दूं और क्वेश्चन को स्किप कर दूं, मतलब आप इसी से स्क्रीनशॉट लेकर समझ जाइए, तो वैसा भी कर सकता हूँ। आपको बाद में जो मैं फॉर्मेट देता हूँ पूरा सॉल्यूशन वाला, ये जो बैक में आपके आ रहा है ना, ये पूरा सॉल्यूशन जो मैं देता हूँ, ये अगर ना भी दूं तभी अगर काम चल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि वीडियो छोटी बनेगी और क्वेश्चंस ज्यादा कैरी हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइप करना पड़ता है पूरा पूरा सॉल्यूशन आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको ऐसे पूरा क्वेश्चन समझा सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें टाइम भी सेव हो जाएगा और वीडियो की लेंथ भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चन तो मैं समझा देता हूँ, बाद में वो सिर्फ टाइप किया हुआ आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। अब देखिए -150 11 प्लस n माइनस 1 -3, ठीक है, फटाफट टर्म कर दीजिए। अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, -150 11 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ओ एक मिनट इरेजर ले लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना, ओके। तो ये 11 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -11 इक्वल्स 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार n के साथ और एक बार -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो जब -3 का मल्टीप्लाई n से होगा तो आएगा -3n, और माइनस माइनस प्लस, और 3 वन जा 3, ओके। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ जाएगा कितना, माइनस माइनस दोनों निगेटिव टर्म है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन के साथ 161, ओके। और इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो +3 है यहाँ, देखिए +3 है ना यहाँ पे, और इसको हम इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, इक्वल टू -3n, और इसी को मैं इम्प्लाइज दैट करके इधर लिख सकता हूँ। देखिए -3 -161 की वैल्यू हो जाएगी -164 इज इक्वल टू -3n, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पे एक मिनट थोड़ा जगह नहीं बची, इधर बता देते हूँ मैं, देखिए इधर, और यहाँ से हो जाएगा क्या 3n इज इक्वल टू 164, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 164 डिवाइडेड बाई 3, और n की वैल्यू आपको पता है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं डिविजिबल होगा, क्यों कि अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो 6 4 10 1 11, तो 11 3 से डिविजिबल है नहीं, दैटफॉर 164 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आंसर आपका आ जाएगा 3 5 जा 15 1 और 3 2 जा 52.66 ऐसा आएगा ना। तो ये फ्रैक्शन है, दिस इज नॉट इंटीजर, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि क्योंकि -150 के करस्पॉन्डिंग n की कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, देयरफॉर -150 does not belong to that particular given
AP, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको समझा दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यही सारा वर्क मैंने टाइप आपके लिए करा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, तो अगर आप ऐसे समझ लेंगे क्वेश्चन तो मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ओके, ये क्लियर हो गया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं फटाफट इसको इरेज कर देता हूँ, आपके पास टाइपिंग वाला आपको दिखा देता हूँ। देखिए फॉर द गिवन सीरीज ए की वैल्यू लिखी हुई है, डी की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने वही चीज जो मैं बोल के बता रहा था वही लिख दिया मैंने कि अगर -150 इस एपी से बिलोंग करता है तो एन की कोई ना कोई वैल्यू करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। तो एन मैंने सपोज कर लिया कि 150 है और सॉल्व कर दिया। देखिए सारी मल्टीप्लिकेशन वही है, -11 उधर ट्रांसफर हुआ, -3 उधर ट्रांसफर हुआ। ओके, तो एन की वैल्यू आ गई 54.66। दैट इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है ये, इंटीजर नहीं है ये, क्या है ये, फ्रैक्शन है, ठीक है। एक मिनट, है ना, फ्रैक्शन वैल्यू, और हमको चाहिए कैसी, इंटीजर। तो इसका मतलब कि देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म इन दिस एपी, इस एपी का टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले क्या करें, 31st टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो ठीक है बेटा, अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, लैंग्वेज क्या कह रही है उसमें मत जाइए। 11 टर्म दिया है 38, 11 टर्म का मतलब क्या होता है, A11 इक्वल्स क्या होता है, A11 की वैल्यू आपको पता होगी, अगर आपने फर्स्ट क्लास देख रखी है या अभी पिछले क्वेश्चन में आपको अपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ मैं, है ना। तो A प्लस 11 निकालना है तो 10D, ओके। और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 38, ओके। कह सकता हूँ ये एक इक्वेशन गिवन है आपको, है ना, ठीक है। और सिमिलरली 16 टर्म की वैल्यू दिया तो A16 भी निकाल सकते हैं हम। A प्लस 16 निकालना है तो कितना लिखेंगे, 15D इज इक्वल टू, ये 5 है, 3 ना समझ लेना इसे, ठीक है। दैट इज 5 इज इक्वल टू 73। ये सेकंड इक्वेशन है। अब आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, कौन सी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो मैंने आपको इस टाइप के दो इक्वेशन जो दो वेरिएबल में हो, यहाँ एक वेरिएबल ए है एक डी है, ए है और डी है, ए और डी दो वेरिएबल में दो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपके पास बहुत से मेथड हैं इन दोनों को सॉल्व करने के, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके यहाँ पे चाहे ए की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर डी की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उसको देख करके उसको रिवाइज करिए और मेथड को सीख लीजिए कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करके डी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर भी आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। लिख देंगे a प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और a प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस साइन लगा के a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5D और इधर आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा 35, ओके। तो 5D इज इक्वल टू 35, तो D की वैल्यू आ जाएगी कितना 7, क्योंकि 5 7 जा 35, ठीक है। D की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब यही तो करते थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, डी की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को आप रख दीजिए पहली इक्वेशन में यहाँ, और जैसे ही आप पहली इक्वेशन में रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स 38, मिल गया ना। या मैं कह दूं कि आपके पास हो जाएगा a इक्वल्स 38 माइनस 10 7 70, उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 70, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -32, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का साइन बड़ा है क्योंकि 70 बड़ा है इसलिए माइनस से लगेगा, माइनस और दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32, तो a की वैल्यू आ गई क्या -32। देखिए a आ गया, d आ गया।
अब ए आ गया डी आ गया, तो आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर पास पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप पूरी की पूरी एपी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब पूरी की पूरी एपी जनरेट कर सकते हैं तो हमें तो यहाँ पूछ रहा है A31 31st टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा, मतलब A31 पूछ रहा है ये। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट कर दूं तो बताता हूँ आगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखिए कह रहा है A31 ना, तो A31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला A + 30D, क्योंकि 31 निकालना तो 30D कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, आई की वैल्यू आ रही थी -32, ओके, प्लस 30 और डी की वैल्यू आ गई थी कितनी 7, तो यहाँ से हो जाएगा -32 प्लस 7 3 21 210, और अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और पॉजिटिव का साइन बढ़ा इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा प्लस में 178, तो ये आ गया आपका A31, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये मैंने टाइप करके सब रखा है सॉल्यूशन आपके पास, आप सॉल्यूशन से देख लेंगे। तो A31 टर्म क्या आ गया आपका 178। ठीक है, और फटाफट इसको इरेज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट आपको मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, देखिए A11 गिवन है, A16 गिवन है, हम जानते हैं फॉर्मूला पता है हमें, A + 10D A + 15D दोनों लिख दिया मैंने। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ इक्वेशन को, D की वैल्यू आ जाएगी 5D 35, D की वैल्यू आ जाएगी 7, फिर इसको हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से A की वैल्यू निकाल देंगे -32, और D आ गया है, A आ गया है, पूरी की पूरी A भी जनरेट कर सकते हैं, तो A31 क्यों नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो A31 हो जाएगा ये, यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, A31 A + 30D, और सबकी वैल्यू रख दी है। देखिए ये अभी ये बना था ना सॉल्व करने के लिए, A31 आ गया 178। ठीक है, ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन का। ठीक है, फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे वो भी बता दिया कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम दोनों इक्वेशन को। देखिए ये माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आएंगे 5D = 35, डी की वैल्यू आ जाएगी 7, और यहाँ मैंने बता दिया फॉर द वीडियोस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑन माय चैनल। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ मैंने एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ बाकी दोनों मेथड भी आपको बताए हुए हैं, तो आप उसको भी देख लेंगे जिससे आपको आगे के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब देखो एपी 50 टर्म कंटेन कर रही है ना, तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 50, है ना, मतलब 50 से पहले कोई भी एन रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी टर्म की। यहाँ पे एन की वैल्यू 50 है क्योंकि ये कह रहा है कि मैक्सिमम टर्म क्या है 50 है, A50 से मैक्सिमम टर्म इसमें नहीं है। ठीक है, तो A50 को मैं क्या कह सकता हूँ, अगर A50 से मैक्सिमम टर्म कोई नहीं है तो A50 को मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, लास्ट टर्म होगा या नहीं होगा। भाई कह रहा है कि मैक्सिमम एपी में 85 टर्म हो सकते हैं, तो 15th टर्म के लिए A50 तो लास्ट होगा, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी A50 होगी। ठीक है, और कह रहा है थर्ड टर्म, अरे देखिए पिछले वाले क्वेश्चन बन गया, थर्ड टर्म की वैल्यू 12 दी है, A3 = दिया है कितना 12। ठीक है, तो कह सकता हूं मैं इसको A + 2D = 12 दिया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म जो कह रहा है पूरी एपी में 50 ही टर्म्स हैं, 50 टर्म से ज्यादा है ही नहीं, तो लास्ट टर्म क्या होगा A50 ही तो होगा। भाई n की मैक्सिमम वैल्यू 50, तो मैक्सिमम टर्म A50 और उसकी वैल्यू है 106, और A50 को आप क्या लिख सकते हो A + 49D = 106, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये पुराना वाला क्वेश्चन ही बन गया, मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको नहीं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन मैंने टाइप किया हुआ है, आप उससे देख लीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये दोनों इक्वेशन आपके पास मिल गए, एक इक्वेशन देखिए ये हो गया है ए और डी में, और दूसरा इक्वेशन ए और डी में ये हो गया है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, डी की वैल्यू निकालिए, फिर इक्वेशन फर्स्ट में रख के ए की वैल्यू निकालिए, पूरा पूरा सॉल्यूशन जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए थर्ड टर्म दिया है, 15 टर्म दिया है, क्योंकि मैक्सिमम 50 टर्म है तो लास्ट टर्म A50 होगा 106। ठीक है, एक मिनट जैसा हाईलाइटर ले लेते हैं इसके लिए, हाँ तो आपको दिखाने में आसान होगा। ठीक है, अब an का फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, देखिए ये A थर्ड क्या हो जाएगा 3 - 1D। अब यहाँ मैंने आपको पूरा बता दिया है कैसे करा जाता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, बेसिकली मैं सीधे लिखता हूँ A3 का मतलब A + 2D, तो ये देखिए एक क्वेश्चन ये बन गया आपके पास जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इन द सेम वे जो सेकंड इक्वेशन आपका बनेगा वो ये बनेगा, जिसको मैंने दोबारा हाईलाइट कर दिया। दोनों इक्वेशन बनेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को वही जैसे भी सब्ट्रैक्ट किया मैंने एलिमिनेशन मेथड से,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू कितनी, ये आ जाएगी, और इसको हम देखेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब इसको ले जाके कहाँ रख सकते हैं, किसी फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में, ठीक है, और इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, 12 प्लस ए प्लस 2, ये डी की जगह 2 रखा है ना, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 8। अब देखिए डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, पूरी पूरी एपी जनरेट कर सकते हैं, तो पूछ रहा है ए 29। ओह शिट, ये सफिक्स में होगा 29, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसको रुकिए मैं करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट, अच्छा यहाँ नीचे भी करेक्ट करना पड़ेगा, ओके एक मिनट के सही कर देता हूँ, है ना, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये होगा 829 सफिक्स में होगा ये नीचे, ठीक है, ओके, यहाँ सफिक्स में होगा सब जगह, तो 829 कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 64 आ गया ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये 829 सफिक्स में होगा, 29 इज इक्वल टू 64, साइड में नहीं होगा, ठीक है, ये सफिक्स में होंगे ये दोनों, ओके। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन था, सॉल्यूशन आपको मैंने सामने दिखा दिया, दो इक्वेशन यहाँ बन रही थी, देखिए एक इक्वेशन ये बन गया है, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन आप सॉल्व कर ही सकते हैं, पीछे मैंने एक बार बताया भी है, फिर भी अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्यूशन वाली वीडियोस देख लीजिए लीनियर इक्वेशन के, और वहां से आप इसको कर लीजिए, ठीक है, ये अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, ओके, हाँ क्या कह रहे हैं, अच्छा इसके बाद और भी जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगे, फिर ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए ले लिया है यहाँ पे, कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, देखो एक्सीड्स वर्ड्स का मतलब होता है कि बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन का सिंबल यहाँ लगेगा, ठीक है, और अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, तो आपको पता होगा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उसमें, तो देखिए पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है वही बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज इट इज वर्ड 17 टर्म ऑफ एन एपी, तो एपी का 17 टर्म मतलब ए 17, ओके, एक्सीड्स इक्वल लगा दीजिए पहले, क्योंकि यहां से दूसरा एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है, 10th टर्म तो A10, और A10 से कितना एक्सीड कर रहा है 7, तो मतलब प्लस 7, मतलब ये आपका बेस कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि कोई एपी है और एपी का 17 टर्म जो है वो एपी के 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा है, चलिए देख लेते हैं, A17 का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे लिखिए A प्लस 17 पूछ रहा है तो 16D इक्वल्स, यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस 10th पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे 9D और प्लस 7, देखिए ये आपके पास आ रही है एक इक्वेशन निकल के आपके सामने, ठीक है। अब यहां पे देखिए दो इक्वेशन आ रही है कि a प्लस 16D इज इक्वल टू a प्लस 9D प्लस 7, तो चलिए अब कर देते हैं, इसमें क्या करना है, सबको इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए वेरिएबल को, और उसको उस साइड रहने दीजिए ट्रांसफर, तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस 16D, a को इधर लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, 9D को भी इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स कितना हो गया 7 हो गया, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, 16D में से 9D सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना हो जाएगा, फटाफट कर सकते हैं आप, ये 9 है तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7D इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 7, तो इसको इधर सॉल्व कर देते हैं तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/7, दैट इज 7/7 दैट इज इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया ना कॉमन डिफरेंस, ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, अब यहाँ पे डी की वैल्यू होगी, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो यहाँ पे डी की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी सिंपल सा, ठीक है, इसका भी मैंने आपको ये प्रिंट पूरा कर रखा है टाइप करके, इसका आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आप इसको देख लीजिए, ये एन का फॉर्मूला पता है जनरली, A17 ये हो जाएगा, इन द सेम वे A10 ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, A10 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये देखिए ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन, और अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, 17 की वैल्यू क्या है a प्लस 16D, A10 की वैल्यू क्या है a प्लस 9D, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे आएगा, ब्रैकेट खोल के देखिए हो जाएगा a प्लस 16D माइनस a और माइनस 9D इज इक्वल टू 7, ठीक है, और आप अभी मैंने पीछे दिखाया था ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएंगे 7 ऑफ D इज इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू आ जाएगी
1, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चंस थे आज की क्लास में बेटा। आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको प्रॉपर इतने कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए हैं कि अब आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर ना कुछ समझ में आए तो आप पार्ट 4 का वेट करिएगा, मैं बहुत जल्दी पार्ट 4 भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, एक चीज मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो मैं आपके लिए टाइपिंग वाला अवेलेबल करा रहा हूँ, अगर ये ना अवेलेबल कराऊँ तो क्या काम चल जाएगा? क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपको देखिए यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइप करने में टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो जाती है बस। ठीक है, बाकी अच्छा एक क्वेश्चन और बाकी हो गया, सॉरी एक क्वेश्चन और है आपके पास डिफरेंट, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं फिर। ओके, कोई बात नहीं, ये देखिए ये क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है कि या नहीं, हाँ शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ चलिए ये भी देख लेते हैं। कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर कितने हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का, वो क्या है? हाँ 105 है। टेबल आपको याद होगा तो आपको पता होगा भाई 100 डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 7। ठीक है, तो 3 आ जाएगा और 30, तो 7 4 28, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 2 बच रहा है ना रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब हम 14 टाइम्स 7 ले जाते हैं, मतलब 14 इंटू 7 कर रहे हैं, तो हमें 2 डिजिट का नंबर मिलता है। ठीक है, और दैट इज 7 4 28 के 8 एंड 2 कैरी है, 7 1 7 2 9, 98 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 98 मिल रहा है, तो इसका मतलब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, दैट इज 105। तो फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है 3 डिजिट का, वो है 105। और अब आपको एपी मिलेगी सारी की सारी, जिसमें डिफरेंस होगा 7 का। जैसे आप जानते हो कि अगर 7 के टेबल में डिफरेंस कितने का होता है? 7 14 है ना, 28। तो देखिए सब में कितने का डिफरेंस? 7 7 का, 21 भी बीच में आएगा ना, सब में 7 का डिफरेंस है, तो एक एपी बनती है। तो इसका मतलब पहला टर्म होगा 105, फिर दूसरा टर्म इसमें 7 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा, तो आ जाएगा 112। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा ढेर सारे टर्म, सब 7 7 के गैप पे होंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि मैक्सिमम टर्म क्या हो जाएगा। तो आपको पता है 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 999। 999, अब 999 तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 से कितने टाइम्स जाता है। तो आप करके देखोगे तो, एक मिनट रुकिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। इतना छोटा नंबर कैसे लिया समझ में आ गया ना। 14 टाइम कर रहे थे जब, तो कितना मिल रहा था? 98। 15 में मिल गया पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी होगा कितना? 105। लास्ट टर्म के लिए भी देख लेते हैं। देखिए 7 से फटाफट डिवाइड कर दीजिए 999 को, तो आप देखोगे क्या आ जाएगा? 7 1 7 और 2 9 4 28 1 और 9 7 2 14 और आ जाएगा कितना? 5। तो 5 रिमाइंडर बच रहा है ना। मतलब अगर ये 5 यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट का, जो किससे डिविजिबल होगा? 7 से, दैट विल बी 999 माइनस द रिमाइंडर 5। आ जाएगा कितना? 994। तो मींस मैक्सिमम नंबर क्या है जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का? वो जाएगा 994। और इसके बाद जो नंबर आ जाएंगे वो 4 डिजिट में हो जाएंगे। तो मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? एपी का ये हो जाएगा। ठीक है, तो एपी का पहला टर्म आपके पास क्या आ गया था? 105। एपी का लास्ट टर्म आपके पास क्या आ गया? 994। ठीक है, अब इसमें बीच में ढेर सारे टर्म होंगे, वही आपको पूछना है कि कितने नंबर हैं, मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है? एपी में कितने टर्म है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। तो देखिए बड़ा आसान है, वही करेंगे, दो इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म करके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पर फर्स्ट टर्म कैसे लिया, लास्ट टर्म कैसे लिया है, तो आपको क्लियर हो गया ना। ऐसे ही आपको अगर कहते हैं कि 4 डिजिट से कितने डिविजिबल हो रहे हैं, तो 4 का भी इसी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 105, मैंने बता दिया ये। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर होगा उसमें 7 का गैप होगा। देखिए 112, फिर निकालेंगे तो 119। देखिए ऐसे पूरी सीरीज बनेगी ये,
ये एपी बन जाएगी ऐसे। लेकिन अब एपी कब तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तो है नहीं ना, फाइनाइट है, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर भी कितने हैं, फाइनाइट है। तो 999 सबसे मैक्सिमम नंबर है, तो जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का मैक्सिमम, दैट इज 994। तो जो एपी आपकी पूरी बनेगी वो बनेगी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है कि एपी में नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू निकालना है। चलिए कर लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है 105, कॉमन डिफरेंस दी गिवन है, ए एन की वैल्यू कितनी है 994, रख दीजिए ए एन के फॉर्मूले में, एन निकालना था। ये देखिए यहाँ पे ए एन की वैल्यू हो गई 994, ए की वैल्यू हो गई 105, एन माइनस वन की वैल्यू हो गई एन माइनस वन और डी की वैल्यू हो गई 7। ये जो आज की वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही मैंने वैल्यू फाइंड आउट करी थी, उसी तरीके से आपको यहाँ फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, पहले 105 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इरेज कर देता हूँ एक बार। पहले 105 को क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या कर देंगे, n माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 7 उधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा क्या, डिवाइड में हो जाएगा। फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 127 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। तो इसका मतलब कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं 128, तो 128 टर्म्स है, दैट मीन्स कि ऐसे 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं उनका नंबर है कितना 128। ओके, देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब आप अपनी पढ़ाई लिखाई जोरों शोरों से करते रहिए। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, और जितना आपका प्रॉफिट हो सकता है उतना आप इस वीडियो से प्रॉफिट उठाइए। बाकी के वीडियोस के बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं पार्ट 4 आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।